Hey everyone, today we are going to invite our special guest that is Shiva Mishra who got GATE AIR 262 rank in the college itself. All the resources which he shared with us is in our Telegram channel and link to that channel is in the description. So let's start the video. Okay, so I'm Shivam Mishra. I am basically क्षितिज कॉलेज सीनियर तो मेरी जर्नी कुछ खास नहीं है। स्कूल किया, कॉलेज आ गया टीयर 3 कॉलेज में और 2 साल एंजॉय किया। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने 2 साल खूब एंजॉय किया। कोडिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फॉर श्योर। मन में एक ऐसा इच्छा थी कि IIT जाना है 12th वाला, कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर। तो पता चला गेट के बारे में, कोडिंग की हुई है, डेवलपमेंट की हुई है, बट लगा कुछ खास ग्रोथ नहीं है, मुझे लग रहा था। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, पढ़ाई करना ईजी है। मुझे पता चला मेरे सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में गेट होता है, कुछ करेंगे। सेकेंड ईयर के मिड में पढ़ाई शुरू की गेट के लिए और मैंने कोर्स जुगाड़ा था। मेरा मतलब है मैंने कोर्स कहीं से लाया था, पेड वाला फ्री में, ठीक है। देन पढ़ाई शुरू की। ये बात है अराउंड 5 मई की, 5 मई 2021। पढ़ाई शुरू की, सब्जेक्ट पूरा किया। यार यकीन मानो, जो लड़का कॉलेज की शुरुआत में 6 घंटे पढ़ता था पूरे वीक में, वो पर डे 8 घंटे पढ़ रहा है। इच्छाएं, मजबूरी जो कह सकते हो आप। देन ऑन एवरेज 6-8 घंटे पढ़ाई की है पर डे, वीकेंड पे 8 से 11। और ये पढ़ाई चली थी मेरी जनवरी तक। प्रॉपर पढ़ाई की, रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लिया। तो बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा था। मतलब अगर मैं सच कहूँ तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 48, 52। और फिर गेट एग्जाम, जिसने गेट दिया होगा या फिर जिसको पता होगा, गेट 22 बहुत हार्ड आया था। मतलब बहुत ही गंदा पेपर आया था। 45 मार्क्स आए थे, रैंक 1278, ठीक ठाक गेट स्कोर आ गया था। मतलब मैं NIT जा रहा था, NIT वारंगल लास्ट राउंड में, और NIT कैलिकट इलाहाबाद मिल जाता मुझे। फिर मन में ये था कि मेरे पास बैकअप आ चुका है, ठीक है। और जॉब का सीन थोड़ा खराब है टीयर 3 कॉलेजेस में, जो आपको पता होगा कि एवरेज पैकेज 3 लाख 4 लाख, बहुतों को प्लेसमेंट नहीं होता। और जो बंदा बहुत हाई जाता है वो भी 6-8 लाख 10 लाख। और इच्छाएं बड़ी थी मन में कि भाई गेट क्रैक किया है, अच्छा पैकेज डिफर करते हैं। तो मुझे लगा कि बैकअप तो है, पहले दोबारा फिर देते हैं। दोबारा फिर पढ़ने बैठे अगस्त टाइम से, वही नोट्स रिवीजन किया, IQs दिया, खुद को इम्प्रूव किया। मुझे लोगों ने कहा था कि भाई जो आप गलतियां करते हो अपने मॉक टेस्ट में और फुल लेंथ में, उसे नोट करो और उस पर काम करो। मैंने लास्ट टाइम ये नहीं किया था, मैंने इस बार ही कर दिया। आप यकीन मानो, मेरा जंप हुआ है 15 से 20 मार्क्स का, फ्रॉम 48 टू 60 प्लस या 70 प्लस। मैं बहुत आराम से गया हूँ। और इवेंचुअली मेरे मार्क्स आए हैं 67.67, रैंक 262। और हम शायद फ्यूचर में IIT जा रहे हैं। इतना ही था। तो बहुत अच्छा लगा आपने मतलब अपनी पूरी जर्नी बताई। तो मतलब आपने इस जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करी? एक मेजर क्वेश्चन आता है कि गेट प्रिपरेशन में आपने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस की, जो एक बिगिनर को कॉलेज जानना में चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है कनेक्शंस। हम्म, और इसका हम गलत मतलब लेते हैं दोस्ती से। मेरे 15 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, वो सब छूट रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप शाम को बाहर मिलने जाते हो, आप कॉलेज में साथ बैठते हो, बातें करते हो, डिस्कस करते हो। मैं वो नहीं कर पाया था। हम अभी जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, दोस्तों ने कॉल किया, भाई मिलते हैं, बातें करनी है, प्रोजेक्ट है। मैं पढ़ रहा था। तो यार लोग छूट जाते हैं। बट हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि आप उनसे गैप बना लो, बट छोड़ो मत। क्योंकि ये गलती मैंने लास्ट टाइम की थी, इस बार नहीं की। इस बार मेरे सारे दोस्त मेरे साथ में हैं। हाँ, वो बॉन्ड थोड़ा वीकेंड हो गया है, लेकिन दोस्ती है, कनेक्शन है। तो आप दोस्ती पर भी ध्यान रखना, क्योंकि लोग छूट जाएंगे पढ़ाई में यार। आप ट्राई करना टू होल्ड देम अंटिल योर लास्ट एफर्ट। एंड इफ चीजें खराब हो जाती हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको अकेले ही जीतना है एंड में जाकर के। हम्म। तो गाइज, आप जिनको भी क्वेश्चन पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दे दूंगा वन बाय वन। तब तक हम एक लास्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने माइंड।
सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल गेट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और दूसरी चीज है कि बहुत सारी यूट्यूब में भी रिसोर्सेज हैं, लाइक गेट स्मैशर्स, नॉलेज गेट और बहुत सारी चीजें हैं। और मेगा लिंक्स भी बहुत सारी हैं। तो मीन्स ऐसी कौन सी रिसोर्सेज है, स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमें, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं पर स्पेसिफिक, ताकि हम ज्यादा इधर उधर ना भटकें, हम एक चीज में रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टर्म्स और रिसोर्सेज है, बिगनर्स क्या होते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। अच्छा, तुमने 4 चीज़ बोली, ठीक है? 4 चीज़ें, हाँ ऑनलाइन कोचिंग, हाँ यूट्यूब, मेगालिंक और ऑफलाइन, ठीक है? हाँ। ऑफलाइन छोड़ दो, ये तीनों मैंने की हाँ हुई है। तो मेरी कहानी ऐसी है, जब मैंने शुरू किया था अपने सेकंड ईयर के पहले की बात है ना, मुझे पहले से क्रेज था गेट करने का। मैंने पढ़ाई की थी गेट स्मैशर से, सही बात है। एक मेरे पास एक कॉपी पड़ी है इतनी मोटी, वो भरी पड़ी है। मैंने ऑनलाइन भी, मैंने यूट्यूब पे भी किया हुआ है। मैंने जब शुरू किया था अपना कोचिंग मई में, मैंने कोर्स पायरेसी की थी, आरबीआर की थी, एक लिंक से, ठीक है? तो मैं उससे पढ़ाई की थी मैंने। अब देखो क्या होता है यार, यूट्यूब पे ना अगर मुझे कंटेंट को समराइज करना है, कितने मार्क्स का पढ़ाते हैं वो, तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो 50 मार्क्स का। आप कितना भी पढ़ लो, आपको मार्क्स आएंगे 50, 60, 70 पर नहीं आने वाले यूट्यूब वाले पे, ठीक है? सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है लिंक वाला। यार लिंक में कुछ कंटेंट ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं जो कोर्स जुगाड़ा था, उसमें मैथ नहीं था मेरे पास। मैथ नहीं मतलब मेरे सीधे कट गए हैं 20 मार्क्स, ठीक है? पहली बात। तो लिंक्स बहुत हेल्पफुल है अगर आपको गेट क्रैक करना है और आप फालतू खर्च नहीं करना चाहते। भले चाहे मैं पायरेसी का हम सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, बट वी नो, तो क्रैक करने की बहुत प्यारी चीज़ है यार, बहुत प्यारी। यार कोचिंग का जो मीडियम है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, मैं कॉलेज बहुत कम आया हूँ, तुम जानते हो अच्छे से। वजह क्या होती है कि कहीं भी जब जाते हो ना, एनर्जी वेस्ट होती है आपकी, ठीक है? और मैं बंदा ऐसा हूँ कि मैंने घर में बैठ के पढ़ाई की थी पूरी। घर में बैठे हुए हैं कंफर्टेबल चेयर पे, और सेशन पढ़ रहे हैं 4 घंटे के, 4 4 4 घंटे, 12 घंटे हो गए पर डे में, ठीक है? आई एम काइंड ऑफ गाई जो ऑनलाइन प्रेफर करूंगा, वो भी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। क्यों? मुझे वीडियोस खत्म करने हैं, रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, और फिर गलतियों में सुधार करना है। और ये पूरा करने में मुझे लग जाएगा 6 से 8 महीने। ऑफलाइन का अलग मजा होता है, ठीक है? आप कोचिंग में जा रहे हो, डाउट पूछ रहे हो कि सर ये इशू है ना, ये ऐसा क्यों है, या फिर कोई अल्टरनेटिव वे है क्या उसका, उसकी अलग इंजॉयमेंट है, उसकी अलग फायदे हैं। लेकिन अगर आपको गेट क्रैक करना है और आप में मोटिवेशन है यार, ऑनलाइन में बहुत गंदी चीज होती है लैक ऑफ मोटिवेशन। आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, आपको नहीं आएगा मोटिवेशन ब्रो। आपको लगेगा कि यार मैं आज छोड़ दूं, कल छोड़ दूं, क्यों पढ़ना है फालतू इतना? अगर आप में मोटिवेशन है, ऑनलाइन परफेक्ट है आपके लिए। और अगर आपका ध्यान भटकता है कि यार कल पढ़ लेंगे, थोड़ा कल कर लेंगे, ऑफलाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी एक बहुत ही मेजर क्राइटेरिया है जज करने का ऑनलाइन ऑफलाइन का, कि ऑफलाइन बहुत महंगा बिकता है यार। जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे ऑफलाइन दिख रहे थे 80,000 के आसपास, और हम सतना में है, वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको, बेंगलोर या सॉरी भोपाल या इंदौर। तो ये एक बात है, बाहर जाकर रह रहे हो। तो आई प्रेफर्ड ऑनलाइन, कन्वीनियंस ऑफ टाइम पे। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपका सिंपल, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब, नॉलेज चाहिए तो आपको यूट्यूब है। गेट क्रैक करना है तो मेगा लिंक है। अगर आपको चाहिए कन्वीनियंस, ऑनलाइन है। और अगर आपको वो लाइफ जीनी है कोचिंग वाली भी, तो ऑफलाइन। वरना ये दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी हैं। और अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लोगे तो लिंक भी काम करा देगी आपको, और आप गेट में रैंक ला सकते हैं। आप यकीन करो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 80 मार्क्स के लिए भी ना, नॉट 100, हर चीज़ में पढ़ो, चीज छोड़ दो। आप मान लो मैथ छोड़ दिया आपने, आपने ओएफ छोड़ दी, ठीक है, तब भी आप गेट में रैंक ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, अगर आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करनी हो, आप बारी बारी से हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। तो हु वांट टू कम फर्स्ट? Hello. हाँ, यू आर ऑडिबल। Hi, Shivam sir. हेलो ब्रो। Hello. Sir, can you suggest what is the best resource to prepare for PYQ chapter wise for GATE specifically? अच्छा ठीक है, मेरे पास 3 PDF हैं गो की, मैं शेयर कर दूंगा क्षितिज को। अगर उसको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आई विल टेल यू 2 रिसोर्स, एक नहीं 2 करो आप। एक है गो का,
गेट ओवरफ्लो के 3 पीडीएफ है, ठीक है। पहले पीडीएफ में 5 सब्जेक्ट है, दूसरे में 4 है, तीसरे में मैथमेटिक्स है। एंड ट्रस्ट मी इफ आई टेल यू, अगर आप गो का पूरा कर लेते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, मैंने पूरा नहीं किया आज तक, मैं भी आधा ही कर पाया था उसको। अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप ये मान लो कि आप 500 के अंदर तो फॉर श्योर आ रहे हो, ठीक है। पहली चीज वो गो की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा क्षितिज को, आप ले सकते हो। दूसरा है गीक फॉर गीक्स। मैंने हमेशा एक ही चीज सर्च मारी है अपने क्रोम टैब पे, उस टाइम पे जीएफजी गेट पीवाईक्यू टॉपिक वाइज खत्म, इंटर मारा, पहला लिंक खुलता है जीएफजी का। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। और मैंने उनको इतना सॉल्व किया है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे को लास्ट के 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज याद हो गए हैं, जस्ट इमेजिन हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2018 का, ठीक है। क्वेश्चन आया, आपने कहा कि शिवम भैया ये है, तब ये वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू भी है, रैम इतनी है, इसका आंसर क्या होगा? यार इसमें ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या 3 केबी का, 4 केबी का? है ना, टिक मार तो सही हो जाएगा, और वो आंसर होता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वैसा यूज किया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पीवाईक्यूज में, ठीक है। आप पढ़ते हो, हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हो आप कि यार 4 तरह के सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया और उसमें आप आंसर निकाल रहे हो। गेट नहीं पूछता इस तरह, गेट इजी पूछता है ब्रो कि कैश है, मैपिंग करनी है, कितना टैग मेमोरी होगा, सिंपल आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा 2 रिसोर्स बेस्ट हैं। अगर हार्ड एंड पे जाना है तो गो की पीडीएफ है, और इजी एंड पे करना है तो जीएफजी की वही वेबसाइट है। मैं दोनों का लिंक उनको भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। थैंक यू सर। Okay. Any other man? Woman? Hello, am I audible? Ah, yeah, Yes, you are audible. Yeah, so first of all, congratulations, शिवम भैया। थैंक यू बडी। तो मेरा एक डाउट था कि जैसे हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं गेट के लिए, लेकिन जो टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, जैसे और एड्यूरे वो टेक्स्ट बुक है, वो 2 years के कुछ 650 के 700 में दे देते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज। तो क्या वो लेना प्रॉपर अप्रोप्रिएट है? ठीक है, देखो मैं अगर बोल रहा हूँ ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है मेड इजी का, एस अकेडमी का, गो का। मेरे टाइम पे कोचिंग अकेडमी थी अप्लाइड रूट्स, ठीक है, वो तो बंद हो गई आजकल, तो आप बात करो अन अकेडमी, ठीक है। मेरे पास 4 का एक्सपीरियंस है। आपने जिक्र किया टेक्स्ट बुक का, ठीक है, तो मेरी जो पीयर्स हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं गेट वाले, हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट केवल 4 या 5 सीरीज यार, क्योंकि हमको पता है कि इनका कंटेंट बहुत शानदार होता है और गेट लेवल का होता है। तो अगर आपको एक लेवल चाहिए, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐड नहीं कर रहा किसी चीज़ का ना प्रमोशन करना बाकी है, तो अगर मुझे कुछ नाम लेने हैं ना तो मैं कहूँगा कि आप मेड इजी ले लो यार, कि बहुत प्यारा बनाता है, ठीक है। फिर सेकंड आपका गो है, थर्ड आपका अन अकेडमी है। अब मैं इनको कैसे कहूँगा कि यार मेड इजी क्वेश्चन बनाता है गेट लेवल के, ठीक है। गेट लेवल से आप 10% प्लस माइनस लेके चलो, ठीक है। यार अगर आप गो का ले रहे हो तो गो पेपर बनाएगा 20% हार्डर बनाएगा हमेशा वो। मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे शर्म आती थी बात पहले बोलने में, ठीक है। मैं मेड इजी में स्कोर कर रहा था 65 के ऊपर, बहुत एवरेज, ठीक है। मैंने गो का पहला मॉक टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स आए थे 38 रैंक आई थी 90 के आसपास, ठीक है। तो गो के पेपर बहुत हार्ड आते हैं। और थर्ड है अन अकेडमी। अन अकेडमी भी 20% प्लस माइनस गेट का आता है पेपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मुझे आइडिया नहीं कैसे काम करता है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा आप चूज करना चाहोगे तो हाँ, 3 ऑप्शन मेरे पास, मेड इजी, अन अकेडमी या फिर गो का। मैंने एस भी किया हुआ है, वो बात नहीं है, लेकिन एस का पेपर बहुत ईजी लगता है मुझे। मतलब मैं 80 प्लस गया हूँ बहुत बार। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में, वो फालतू है आपके लिए। थोड़ा हार्ड हो, थोड़ा गेट लेवल का हो, तो आप वो करो। थैंक यू जी। Prasan? Yes, yes. By the way, first of all, congratulations शिवम भैया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू और ब्रदर। मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि जो अभी आपने जेट में जो 260 रैंक आई है, तो मतलब कि किस कॉलेज के अगर मोटिवेशन रख के गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब कौन सा कॉलेज अगर बेस्ट रहेगा? ठीक है यार, पता है
मतलब वॉइस रिपीट करो। क्वेश्चन म्यूट कर लो। ओके। हाँ यार, जब मैं बातें करता हूँ, मेरे बैचमेट्स, मेरे दोस्त जूनियर है हमारे, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, उनका मोटिवेशन होता है आईआईटी बॉम्बे। मैं अगर एकदम सच बोलूँ, उनका मोटिवेशन होता है या तो बॉम्बे या दिल्ली। उसके लिए आपको रैंक चाहिए अंडर 150, ठीक है यार। जब देखते हो ना कंपटीशन आपका 75,000 है, 5,000 है, 1,000 है, ठीक है यार, अंडर 100 लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ कि जो रैंक 180 वाला है और जो रैंक 330 तक है, हम सारे एक बराबर है। क्यों? हमने गलतियां की नहीं की तो हम ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो अंडर 100 लाना मुश्किल है, एक्चुअली मुश्किल है। क्योंकि बोलते हैं ना कि यार हम गेट अंडर 100 रैंक, गेट अंडर 500 रैंक, भाई इजी नहीं है यार, ठीक है, मुश्किल है। तो अगर आप एम कर रहे हो आईआईटी बॉम्बे को भी, तो आपको बहुत गंदा स्ट्रेस होगा यार लाइफ में अपने। अगर आप मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो, हमारा क्या था कि रॉन्ग हुआ, क्वेश्चन देखा, अप्रोच पढ़ा कि यार ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही है, उसको लिखा, इम्प्रूव किया। मैंने अपने गेट एग्जाम में क्वेश्चन छोड़े हैं वर्थ 9 मार्क्स। मैं वो भी करता, वरना फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था। मैं क्वेश्चन करता 9 मार्क्स के, मेरे माइनस होते 3 मार्क्स, मेरी रैंक आती 500 के आसपास, ठीक है यार। आप ना कोई सिंगल कॉलेज एम मत करो, आप एम करो टीयर 1 कॉलेज को। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए और चाहिए अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मैं आपको नाम बताता हूँ। आपका आईआईसी बेंगलोर है, फिर आपके टॉप 8 आईआईटीज कौन कौन? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की और हैदराबाद, क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये मानो, आपका एनआईटी वारंगल, त्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, कैलिकट, आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और ट्रिपल आईटी दिल्ली। आपको अगर आप यहाँ जा रहे हो ना, आप बहुत अच्छी जगह पहुंचने वाले हो। तो आपको ये नहीं कि मुझे बॉम्बे ही जाना है, क्योंकि जो मैंने कॉलेज नाम बोले ना, अगर आप जनरल में आते हो और आपकी रैंक आ रही है 1200-1300 के आसपास, आप यहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप एम करो टीयर 1 को, क्योंकि आपको टीयर 1 में हर एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको टीयर 1 में हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वॉइस मेरी इको हो रही है। तो देखो, मैं यही कह रहा हूँ यार, आपका एम रियल रखना, हाई फाइव नहीं कि आप एम कर रहे हो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर। तो मुझे पता है ना, जब मैं एग्जाम देने गया था ना, मुझे ये था कि मैं 1000 के अंदर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने रैंक आएगी मेरी, ठीक है। हम जैसे मेरे जो अभी दोस्त हैं, हम बातें करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है रैंक 199, एक है 229, एक है 285, एक है 315, एक है 405। हम जब बातें करते हैं, हम यही बातें करते हैं कि यार मेरा मन था 500 के अंदर आने का, मेरा मन था 1000 के अंदर आने का। मैंने एग्जाम इस मन से दिया है कि मेरी 800 रैंक आ जाए, मैं काफी खुश हूँ, ठीक है। पेपर ईजी है, अच्छा कर, मेरी रैंक अच्छी है गई, दोस्त की रैंक खराब है, अच्छी है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यार आप एम करो एक अच्छा कॉलेज की, आप एम करो अच्छे मार्क्स की, क्योंकि यार जैसे अगर पेपर हार्ड आएगा और आप 50 मार्क्स ला रहे हो, आप 500 रैंक ला सकते हो। पेपर इजी आएगा, 50 मार्क्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप एम करो टीयर 1 कॉलेज को, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे मत जाओ यार, क्योंकि आपको बॉम्बे क्यों जाना है? आपको एप्पल में जाना है, एप्पल 5 आईआईटी में आती है। अमेजॉन में जाना है, अमेजॉन 15 कॉलेजेस में आता है। माइक्रोसॉफ्ट 15 कॉलेज, गूगल 8 कॉलेज। तो यार मौके मिलेंगे आपको, उसकी चिंता मत करो। आप पकड़ो टीयर 1 कॉलेज, क्योंकि टीयर 1 कॉलेज इजी भी है पाना और आप पा भी जाओगे बहुत आराम से। ओके ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन कि मतलब कि जैसे अभी हम जेडब्ल्यू देते हैं, जेडब्ल्यू मेन और एडवांस देते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के शिफ्ट्स होते हैं, एक हार्ड शिफ्ट होती है और इजी शिफ्ट होती है। तो मतलब कि मार्क्स में डिफरेंस से आता है एट द एंड कि जिनकी हार्ड शिफ्ट होती है और अगर फिर भी उनका स्कोर अपने जैसा है जिनकी इजी शिफ्ट थी, तो उनके परसेंटाइल बढ़ते हैं, और जिनकी इजी शिफ्ट है और उनके सेम स्कोर था फिर भी उनके लो परसेंटाइल रहते हैं। तो सेम ऐसा ही सीन गेट के टाइम भी होता है। ठीक है। तो हाँ, ये होता है। और ये कैसे होता है कि अगर गेट में एस्पिरेंट कभी भी 90,000 के ऊपर है, ज़्यादा मेरा अंदाजा है 90,000, 1 लाख हो सकता है। अगर गेट के एस्पिरेंट कंप्यूटर साइंस के 1 लाख के ऊपर है, तो 2 शिफ्ट में होगा, जैसा 2017 तक हुआ है शायद, ठीक है। अगर एस्पिरेंट कम है तो एक ही शिफ्ट होगा, और हाँ सेम में से काम करता है। अगर एक भी पेपर गलती से हार्ड आ गया और एक ईजी आ गया, तो उसको नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन पिछले 2022 का पेपर सिंगल शिफ्ट में था, 23 का एक ही शिफ्ट में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक ही मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइज नहीं हुआ मतलब इस बार।
और पता है यार, अगर आप गेट देने का सोच रहे हो ना, तो आप एम करना कि आपके मार्क्स 60 के ऊपर आ रहे हैं, 70 जा रहे हैं, तो आप टॉप मारने वाले हो फॉर श्योर। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप हाई से हाई मार्क्स लेके आ रहे हो। एम करो 75 को, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। अब वो कहने की बात है यार कि टॉप एम करो 105 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होता। सिंपल एम रखो यार, 80 एम करो, 75 80 आ ही जाएंगे। उतना मुश्किल नहीं गेट करना। यस यस, थैंक यू। Okay, Ansh, if you want to ask. या हेलो। तो मुझे एक हेलो। एक तो हमेशा डाउट रहता है, सिर्फ जब बीटेक करते हैं तो एक प्रेशर रहता है फैमिली का भी कि उसके बाद आपको जब प्लेसमेंट चाहिए या गेट करना है, तो वो कैसे टैकल करा आपने? लाइक ठीक पहले है। एक्सपीरियंस लिया या डायरेक्टली बीटेक के बाद आपने गेट ही किया? तो उसे टैकल कैसे किया जिससे फैमिली अच्छा, सपोर्ट करे? ठीक है। मैं चलो सच बोलता हूँ। क्षितिज, तुम नाम मत बोलना उनका, ठीक है? मेरे एक प्यारे सीनियर है, तुम नाम मत लेना उनका, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो मैं आया था कॉलेज में, ठीक है? हमारे कॉलेज में बहुत उनका नाम बढ़ाया गया था कि यार ये लड़का है, तीर मारेगा, टॉप मारेगा, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर था शुरू में कि यार ये भैया अच्छा करेंगे ना, सर अच्छा करेंगे। बट यार जब प्लेसमेंट सिनेरियो पास आता गया और हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत कम हो रहे थे, ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। यार देखो, ऑफ कैंपस कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, ठीक है, आपकी बात माननी पड़ेगी। जब उस बंदे का प्लेसमेंट हुआ था ऑन कैंपस 6 का, तो यार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा सुनने की बात, पता चलने के बाद कि यार हम इनको इतना मानते हैं, अच्छा समझते हैं, और एक्चुअली यार बंदा अच्छा है, वो बंदा मुझसे बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी में, कोडिंग में, ठीक है। बट उनका हुआ 6 लाख का। मेरे मन में एक डर बैठ गया कि यार अगर ये बंदा मुझसे इतना अच्छा है और उसका प्लेसमेंट कम हो रहा है, कुछ गलती है इस माहौल में या इस कॉलेज में, ठीक है। तो मेरा मन बना गेट करने का। हाँ, और तुमने कहा ना बात जो रिस्क की है, प्लेसमेंट किया, ठीक है। मैंने गेट दिया 3rd ईयर में। गेट का परफेक्ट टाइम ही 3rd ईयर है। क्यों? 3rd ईयर में अब क्या खोने वाले हो? इंटर्नशिप मत करो। मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं, मेरे पास 3 ऑफर है प्लेसमेंट के, और मैं एक एवरेज बच्चा हूँ अपने कॉलेज का, ठीक है। आप इंटर्नशिप छोड़ सकते हो चाहो अगर, तो 3rd ईयर में मत करो इंटर्नशिप, पढ़ लो बैठ के गेट के लिए, ठीक है। अब देखो यार, गेट पे ना मैं कहूँगा 2 एंड होते हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ लिया और आपका गेट निकल गया, आपकी रैंक आ जाएगी, आप IIT NIT IIIT जा रहे हो उसी लास्ट गेट स्कोर के दम पे, ठीक है। कुछ हो गया और आपका गेट स्कोर बिगड़ गया, ठीक है, आप गेट कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, यार आप पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि यार थ्रेड क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, एफएफ प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, आपको पता है, आपने पढ़ा है उसके लिए। इंटरव्यू में क्या पूछता है, बेटा एफएफ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ठीक है, और आपका कितनी लेयर होती है OSI में, ये पूछते हैं बेसिकली। और ये पता है आपको, इतना पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हो गेट के लिए, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। 3rd ईयर में पढ़ा, एक मस्ती में अटेम्प्ट दिया, शौक में दिया, मन था तो कर दिया, दे दिया, ठीक है। अगर आपकी रैंक बनती है अच्छी, उसी को आप कैरी ऑन करो, जैसे मैंने किया था। 1200 रैंक आई थी, बैकअप बना हुआ था, मैंने उसी को इनहेंस कर दिया और एक दोबारा अटेम्प्ट दिया, पूरा फ्री माइंड होके। मैंने नहीं अप्लाई किया जॉब के लिए, उन तुक्के में अप्लाई किया तो ही हो गया था, ठीक है। अगर आप 3rd ईयर में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा रिस्क की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें बहुत रिस्क है, ठीक है। कैसा कि प्लेसमेंट्स आमतौर पे होते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, जनवरी मान लो आप थोड़ा रिस्क लो। अगर आप पढ़ाई को लेकर श्योर हो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे 50-60 मार्क्स आ जाएंगे और मैं 1000-1500 रैंक ले आऊंगा या 2000 रैंक ले आऊंगा, ठीक है, आप चांस लो और गेट दो। फैमिली ये नहीं बोलती आपको कि बेटा गेट तुमको जॉब ही करना है, तुम्हें गेट ही करना है, कोई नहीं बोलती। फैमिली बोलती है कि बेटा जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे काम आ जाए, तुम अच्छी नौकरी कहीं पास जाओ, तुम बेरोजगार मत ना रखो। ये उनकी एग्जैक्ट फीलिंग होती है। मेरे पेरेंट्स नहीं बोलते तुम जॉब ही करो, उनका ही बोलना है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई बाद में काम आनी चाहिए तुम्हारे, तुम बेरोजगार मत रहो, ठीक है। सेम फीलिंग तुम्हारे पेरेंट्स की भी होगी, उनका ये बोलना होगा कि आप काम में लाओ। अगर आप अच्छी रैंक लाते हो गेट में फाइनल ईयर में तो अच्छी बात है। अगर आपके मार्क्स खराब आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए उसके बाद भी। ऐसा नहीं कि हायरिंग हो जाएगी मार्च के बाद से, हायरिंग मार्च में भी होती है, अप्रैल में भी होती है, ये होती रहती है अगस्त सितंबर तक। आप अप्लाई करो, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कोडिंग की तरफ केवल, आप जॉब पा जाओगे। और यार
अभी ना बहुत यंग हो आप, मैं यंग हूँ, मैं 22 का हूँ, ठीक है। मैं रिस्क ले सकता हूँ अभी कि यार अभी चलो 1 साल ड्रॉप करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो आप चांस ले सकते हो। तो यार रिस्क लो, मजा आएगा। और अगर आप चीज पा जाओगे ना, बहुत खुशी होगी कि यार अपना रिस्क लिया और अपना काम हो गया। ओके। थैंक यू तो सो मच फॉर दैट इनसाइट्स भैया। वो एक और वन मोर क्वेश्चन है अगर हम्म, आपकी परमिशन हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। जैसे जैसे कि अभी हमारे कॉलेज में मिड सेम वगैरह चलते रहते हैं, बीच में मिड सेम एंड सेम होते, तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, क्योंकि हमें मैं देता कॉन्स्टेंटली हूँ स्टडी भाई, करनी पड़ती है गेट के लिए। मैं देता हूँ भाई, पढ़ता हूँ मैं भी, बात वो नहीं है। वही टाइम मैनेज कैसे करें तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे देखो, सब्जेक्ट है, ये लाइक बोल के मेरी कि ब्रांच सारे सब्जेक्ट हटा दो। लाइक हाँ, मैं मेरी प्रैक्टिकली ब्रांच बताऊंगा। भी है, तो आप ठीक बताइए। काफी कुछ करना पड़ता है उसका। है। हम्म, एग्जाम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है करना। आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने जर्नी में, कॉलेज के 4 साल, यार कॉलेज एग्जाम बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ता है 5 से 8 घंटे पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। हम्म, मैं ऐसे पढ़ रहा था लास्ट टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था गेट के लिए, मैं ऑन एवरेज पढ़ रहा था दिन में 8 से 11 घंटे, ठीक है, पर डे गेट के लिए। मतलब मेरा टाइम ऐसा था कि मैं सुबह उठता था 8 बजे के आसपास। भाई बहुत गंदा आदमी हूँ मैं, ठीक है, नहाना छोड़ दिया था मैंने पढ़ाई के चक्कर में। तो अपन ऐसे पढ़ रहे थे कि 9 से 12 पढ़ रहे हैं सुबह, 8 बजे उठ गए, 9 से 12 पढ़ रहे हैं, 12 से 2 नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ने बैठ गए 2-3 बजे से, 2 बजे पढ़ने बैठ गए, 2 से 5 पढ़ रहे हैं, 5 से 8, 3 घंटे चिल कर रहे हैं केवल, ठीक है। अब इसमें आप शाम को घूमने चले जाओ, मैं जिम कर रहा था इस टाइम पे, ठीक है, जिम कर रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, 8 बजे फिर पढ़ने बैठ जाओ, 8 से 11 पढ़ो बैठ के, 11 बजे जो खाना पीना है खाओ, 11 से 12 फोन चलाओ, 12 से 1-2 घंटे पढ़ लो, पढ़ने का मन है तो 1 बजे सो, 8 बजे उठ के फिर पढ़ने बैठ जाओ। मैंने आपसे ये बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 9 घंटे पर डे, मैंने ये नहीं कहा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जब एग्जाम थे मेरे, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले मैं बैठ गया, मैंने 9 घंटे को 6 घंटे कर दिया गेट के लिए और 3 घंटे कर दिया एग्जाम के लिए। सुबह 9 से 12 पढ़ रहे हैं कॉलेज के लिए, फिर 2 से 5 पढ़ रहे हैं गेट के लिए, 8 से 11 पढ़ रहे हैं गेट के लिए, रात में 1 घंटे पढ़ लिया कॉलेज के लिए। इस तरह 2 बार किया, 2 दिन किया पढ़ाई पूरी। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस हैवी है यार, नहीं हो पाएगा, आप इसको और उल्टा कर दो, गेट दिन में 3 घंटे और आपका कॉलेज 6 घंटे। और यार पता है, मैं जब सोचता हूँ कि मैंने कैसे आखिर ये घंटे मतलब आवर्स फुल किए थे, 6 घंटे पढ़ाई की थी, यार मेरा मैक्स किया था 12 घंटे। जैसे मैंने कहा ना 3 घंटे गैप था बीच में कि यार अपन 9 से 12 पढ़ रहे हैं, अपन 2 से 5 पढ़ रहे हैं, हम 6 से 9 पढ़ रहे हैं, और हम 11 से 2 पढ़ा है मैंने एक बार, वीकेंड में पढ़ता था ऐसा। तो यार आप निकाल सकते हो टाइम अपना, आपकी सोशल लाइफ केवल खराब होगी, और यार वो वर्थ इट है, आप कर सकते हो 1 साल के लिए केवल। आप हैबिट बनाओ पढ़ाई करने की, क्या पढ़ना है वो बाद में चेंज कर सकते हो। मुझे अगर आज कोडिंग करनी है बैठ के, तो मैं 6 घंटे कोडिंग कर पाऊंगा बड़े आराम से, मुझे पता है पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करो गेट के लिए, टाइम बनाओ गेट के लिए, एंड में उस टाइम पे कॉलेज की पढ़ाई कर देना, और 3 घंटे काफी होता है पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई गॉट अ डीएम। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए बिगिनर्स के लिए? अगर आप गेट की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले समझते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट में केवल 3 पेयर हैं, डीएलडी कोआ 1 पेयर, टीओसी सीडी 1 पेयर, और डीएसए 1 पेयर है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट ये, 3 सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, उसको अपन एंड में करते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं इजी से, मेरे अकॉर्डिंग इजी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस। मेरा पहला सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, सेकंड था डेटाबेस, क्योंकि क्वेश्चन ये टॉपिक्स इजी हैं, ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन के इजी आते हैं, आप पढ़कर भी याद रख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने शुरू किया था टीओसी सीडी, थ्योरी ऑफ कंपटीशन और कंपाइलर डिफाइन, पूरा सब्जेक्ट थ्योरी का है, आप उसको पढ़ सकते हो बहुत आराम से। आपको पता है कि ऑटोमेटा क्या होगा, मशीनें क्या होंगी, वो कैसे मूव कर रही हैं। अगर आपने कोडिंग की है ना,
आप ये मान लो कि यार एक एक लंबा सा टेप है, एक पॉइंटर रखा हुआ है जो केवल एक तरफ मूव कर रहा है, तो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ट्यूरिंग मशीन वही टेप है, वही पॉइंटर है, बस दो तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इतना ईजी है वो। कंपाइलर डिफाइन में केवल 7 स्टेजेस होती हैं यार, और वही पढ़नी है आपको। ये पार्सिंग करेगा, ये मैचिंग करेगा, तो ईजी है। ठीक है, फिर मैंने किया था डीएसए प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पे हम आ रहे हैं मैथ तरफ। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी बातें मैथ की भी होती हैं। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर था वही ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, टीओसीसीडी, फिर डीएसए पे। फिर मैं गया था डीएलडी कोवा पे। लोग बोलते हैं कि कोवा बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि कोवा का मेजोरिटी पार्ट हार्डवेयर है यार। मतलब जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं कि यार रैम है, DDR5 है, इतनी फ्रिक्वेंसी है ना, 2400 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, हम बोल के छोड़ देते हैं। बट हमको ये नहीं पता कि वो काम कैसे करती है, कि कैसे इसकी एंट्री बनती है कैश की, कैसे मैपिंग कराते हो आप, कैसे इसमें टैग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं। इसलिए लोग इसलिए बोलते हैं डिफिकल्ट है वो। बट आप यकीन मानो, अगर आप कोवा को अच्छे से पढ़ रहे हो, कोवा बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैंने डीएलडी कोवा किया। एंड में बचे हैं केवल 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और तुम्हारा नेटवर्क्स। मैंने एंड में किया नेटवर्क्स। मैंने मैथ्स की बात किया था, क्योंकि नेटवर्क्स बहुत लेंदी है यार। अगर मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डेटाबेस इज इक्वल टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो बात सही है, बहुत लेंदी है। उसको मैंने एंड में किया था कि वो डिफिकल्ट भी है और ट्रिकी भी है। और मैथ्स मैंने एंड में किया, मैथमेटिक्स, ईएम और डिफिकल्ट मैथमेटिक्स, तो हो जाता है। अच्छा, एक और बात बोलने की, अगर आपको गेट केवल क्रैक करना है, ठीक है, मतलब 30 मार्क्स लेके आने हैं आपको, आप ओएस पढ़ लो, डेटाबेस पढ़ लो, डीएसए कर लो, और पढ़ लो टीओसीसीडी, आप 40-50 मार्क्स बहुत आराम से ले आओगे। अच्छा। और ये सारे बहुत इजी भी हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार गेट में मैथमेटिक्स केवल 4 नंबर का आता है। ये अच्छी बात है और बुरी बात भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छी बात है कि ईएम मुश्किल है कंपैरेटिवली, मैथमेटिक्स फालतू है, मुश्किल है। होल्ड करना एक सेकंड ना, थोड़ा नॉइस से बैकग्राउंड में। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैथमेटिक्स थे। तो मैथमेटिक्स बहुत कम मार्क्स की आती है, तो आप चाहो छोड़ दो उसको। बट दिक्कत ये है कि यार, जब मैंने बात की एमटेक करने वालों से, मतलब मेरे कनेक्शंस हैं आईआईटी मद्रास में, आईआईसी बेंगलोर में, आईआईटी दिल्ली में, मुझे हर किसी ने कहा है कि एमटेक का बेस वर्क ही मैथमेटिक्स है, तो वो करना ही पड़ेगा आपको। तो आपको मैथ इवेंचुअली करना ही पड़ेगा। तो अभी सब्जेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस पे, आप गेट क्रैक कर लोगे। और जो रैंक डिसाइड करते हैं वो है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और तुम्हारा थोड़ा बहुत कोवा, ये रैंक बनाएंगे आपकी। फ्यूचर प्लान्स है क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का? फॉर्म नहीं आप नहीं मुझे डीएम कर दो आप फिर से, अगर आप नहीं नहीं नहीं, क्लियर। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छा। नहीं होते वो। आप चाहो तो आप 10-12 अटेम्प्ट दो, क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ ना यार, मतलब जो अनअकैडमी की शायद टीचर है, उन्होंने 4 बार दिया हुआ है। ऐसे ही शायद गो के टीचर एक है, उन्होंने 3 बार दिया हुआ है। एक सुब्बा रावलिंगम गुंटा है, उन्होंने 3 बार दिया हुआ है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप दे सकते हैं आप चाहो तो। अच्छा, मैं एक नाम लेके बोलता हूँ, क्षितिज हमारी टीचर थी असाटी में, हाँ हाँ। उन्होंने लास्ट ईयर दिया हुआ है गेट। उनकी एज होगी अराउंड 30 समथिंग, उन्होंने भी गेट दिया हुआ है। तो ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, आप दे सकते हो। ये ओपन एग्जाम सबके लिए। ठीक है। अब एक और इंसान का डीएम आया, उसका भी माइक थोड़ा खराब है, तो ये जो क्वेश्चन है, wait a second, इसमें लिखा है कि क्षितिज भाई, अगर मैं टायर 3 में हूँ और 3rd ईयर में हूँ और ईसीई का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हम्म, कंप्यूटर के लिए गेट देना चाहिए कि ईसी के लिए? मेरे के लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा? अच्छा ठीक है। अभी समझो आपकी एमटेक किस में होता है, ठीक है। मैं अगर बोल दूं कि एमटेक होता है कंप्यूटर साइंस में केवल, तो मैं गलत हूँ। क्योंकि यार, अभी मैं एग्जांपल लेके बोलूँ अगर आईआईटी दिल्ली का, वहाँ पे 4 तरह के काम होते हैं। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एक माइंड होता है मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और इसमें एक और नया शुरू हुआ है एआई वाला, यार्डी स्कूल ऑफ एआई। ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं। अब इन 4 में से शायद 2 या 3 ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसी और डबल ई।
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि कुछ बहुत सारे ब्रांचेस में भी मल्टीपल स्ट्रीम्स अलाउड होती हैं। जैसे मुझे अगर एआई करना है फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर, मैं कर सकता हूँ, भले चाहे मैं डबल ई का हूँ या मैं ईसी का हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको एमटेक करना है प्लेन कंप्यूटर साइंस में, आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इवेंचुअली करियर चाहिए अपना कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांचेस में, जैसे आपको एमटेक सीएससी करना है किसी भी टॉप कॉलेज से, तो आपको एमटेक सीएससी में ही गेट देना पड़ेगा, मतलब ये कंप्यूटर साइंस में गेट देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के जैसे फील्ड में, जैसे एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो आप मल्टीपल ब्रांचेस अलाउड होती हैं उसमें, और इसी डबल ई और सीएस तीनों साथ चलते हैं। तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट क्या है आपका, और आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ आप क्या करना है आपको। कि अगर आपको फॉर श्योर है कि आपको इसी कॉलेज से एमटेक करना है एआई में, तो आप कर लोगे। लेकिन फिर आपके ब्रांचेस कम हो जाएंगे कि यार आपको एमटेक सीएससी नहीं कर सकते आप, तो कंप्यूटर साइंस में देना कंपैरेटिवली प्रेफरेबल है। बट ऐसा नहीं कि आपको सीएस में ही गेट देना पड़ेगा, आप ईसी में भी दे सकते हो। हम्म, तो एक फाइनल क्वेश्चन इसका है कि गेट के बाद कोई आगे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं कि नहीं? मींस व्हाट आर एनी अपकमिंग बहुत सारे, एग्जाम्स दैट यू कैन गिव? जैसे कि अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, तो एक पहला ऑप्शन आता है पार्क। पार्क होल्ड नेक्स्ट, आज ही सब आ रहे हैं। कोई नहीं सर। तो देखो, अगर आपको जॉब करनी है अच्छे पीएसयू में, आप अप्लाई कर सकते हो पार्क के लिए, ठीक है। पार्क दो तरह से लेता है एम्प्लॉयज को, एक है वाया गेट स्कोर, दूसरा है आपका वाया टेस्ट। इस बार जिसका भी गेट स्कोर आया है 720 के ऊपर, मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब रैंक 350 तक, ठीक है, उनको फिर इंटरव्यू कॉल गया था, और उसके बाहर वालों को आप इंटरव्यू टेस्ट की लिंक दी थी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एडमिशन का चाहिए है, तो बिट्स का होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का होता है, आईएसआई कोलकाता का होता है, जेएनयू में एक कॉलेज उसका होता है, ठीक है। अगर आपको एमटेक करना है, अगर आपको जॉब करनी है कंप्यूटर साइंस, तो यार मैं कहूँगा ये ब्रांच सही नहीं है, कि पीएसयूज में हायरिंग कंपैरेटिवली बहुत कम आती है। तो पीएसयू करना है तो आपको रैंक चाहिए 50-100 के अंदर। हम लोग एमटेक के लिए ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, हमें एमटेक करना है, इसलिए हम गेट किया था। सर प्लेसमेंट ऑफर्स में कितना फर्क पड़ता है? लाइक कोई बीटेक पास है और जो एमटेक पास, और दोनों मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही है, तो दोनों की सैलरी क्या डिफरेंस रहेगी? सैलरी एंड ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और दोनों ने एआई और तो मशीन लर्निंग डेटा साइंस यहीं से कर रखे हैं। हाँ ठीक है, मान लिया। चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका आईआईटी मद्रास है, ठीक है। बात करते हैं अबाउट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। बीटेक वाला पढ़ रहा होगा कि अपन कैसे बनाते हैं नोड को, कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। एमटेक वाला पढ़ेगा नोड के अंदर क्या वैल्यूज होती हैं, उसे कैसे क्रिएट करना होता है, उसे कैसे इनहेंस करना होता है। हम जब बात करते हैं मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग के दो पैरामीटर होते हैं, एक आपका होता है टूल और एक होते हैं मैथमेटिक्स। आमतौर पे एमटेक वाले ही मैथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और मैथ वाले ही किसी भी मॉडल की एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं मोस्टली। बीटेक वाले बंदे भी होते हैं, लेकिन वो उनका नंबर बहुत कम है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एक प्लेसमेंट की, ठीक है, अगर किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी में हायरिंग हो रही है और कंपनी ऑन कैंपस आ रही है, तो वो एमटेक वालों को फॉर श्योर 2 से 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करती है। जैसे मुझे यहाँ तक याद है, एक किसी कंपनी का पैकेज था 12.3 का, किसी मैंने कहीं को देखा था कॉलेज में, किसी आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में, और एमटेक वालों का पैकेज था 14.8 का, जंप था 2.5 लाख के आसपास का। सिमिलरली तुम्हारा अमेजोन आती है शायद, वो 44 पे करती है बीटेक और 47 पे करती है एमटेक वालों को। सैलरी में थोड़ा ही फर्क होता है फ्रेशर के लिए, 2-3-4 लाख का, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रमोशंस की ग्रोथ की, मैंने ऐसा सुना है, मैंने जब बात की लोगों से, तो जो प्रमोशन आमतौर पे 2-2.5 साल में होता है, वो एमटेक वालों का 1.5-2 साल में होता है। तो आप अपने 2 साल के एजुकेशन या फिर मैं कहूँगा एक एक्सपीरियंस गैप को कवर अप कर लोगे अगले
5 से 6 सालों में बहुत आराम से। प्लस आपको एक ऐसी इमेज मिलती है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी बहुत अच्छी चीज़ में। जैसे जब हम बात करते हैं अबाउट डिज़ाइनिंग, बीटेक वाले कोड करते हैं, एमटेक वाले डिफाइन करते हैं, पीएचडी वाले भाई तो अलग लेवल पे खेल रखने की बात नहीं करना। तो हाँ, एमटेक वाले आर प्रेफर्ड ओवर बीटेक गाइज फॉर श्योर, उनको बेटर पे किया जाता है। हाँ, मनप्रीत वो भी है, मैंने बताया था ना मेरा एक फ्रेंड है गेट वाला, मनप्रीत है। आई थिंक गाइज सारे लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो वी कैन क्लोज द सेशन। थैंक यू सर, आप यहाँ आए और आपने अपनी एक्सपर्टीज दी। माय प्लेजर ब्रो, अच्छा लगा बात करके।